हेलो दोस्तों, आप सभी को अंकित आर्ट क्लास में स्वागत है दोस्तों। तो जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 क्लास 12 सब्जेक्टिव हिस्ट्री प्रश्न वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे जो आपको जैक बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो अति लघु उत्तरीय सबसे पहले प्रश्न होगा, किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दें, जो कि दोस्तों 12 नंबर का होता है। तो देखिए दोस्तों, किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दीजिए जो 12 नंबर का रहता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है। यहाँ पर मुर्दो होता है दोस्तों। यह आर्य भाषा का शब्द है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 32 के संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू मुर्मू राव कान्हू मुर्मू है। इसमें फूलो मुर्मू राव झानो भी हो सकता है। पहाड़िया कौन थे दोस्तों। तो पहाड़िया कौन थे। तो पहाड़िया पूर्वी भारत वर्तमान झारखंड राजमहल पहाड़ियों में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति थी जो मुख्य रूप से राजमहल के पहाड़ी में निवास करते थे। शिकारी और जीवन संग्रहण करते थे दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 34, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। तो निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। तो निर्गुण और सगुण भक्ति में निम्नलिखित अंतर है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार अदृश्य बिना रूप में माना जाता है। भगवान कण कण में होते हैं। अब सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार और मूर्ति रूप में पूजा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 35, गोपुरम क्या है। तो गोपुरम क्या है। तो गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 36 कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में पाकिस्तान के अमरकोट सिंध प्रांत में जन्म हुआ था दोस्तों। उसके बाद अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आए 2 लिपियों का नाम लिखें। तो अशोक के अभिलेख में उपयोग में आए 2 लिपि ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपि है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 38, भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा चलाया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों खंड ख सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दे। प्रत्येक उत्तर का अधिकतम 150 शब्दों में दे, जो 18 नंबर का होता है और 6 क्वेश्चन देना रहता है दोस्तों जवाब। तो उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर क्या करा। प्रश्न नंबर 39 क्या करा दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 यहाँ पर होता काला शहर और गोरा शहर में क्या अंतर है। तो काला शहर और गोरा शहर में क्या अंतर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों काला शहर और गोरा शहर दो सामाजिक आर्थिक स्थितियों का प्रतीक है। काला शहर उस भाग को कहा जाता है जहां गरीब मजदूर दलित और पिछड़े तथा निम्न वर्ग और कम आय वाले लोग रहते हैं। यहाँ की स्थिति सामान्य खराब होती है। सड़कें टूटे फूटे, छोटे घर, भीड़ भाड़, सीमित सुविधा, बेरोजगारी और सुरक्षा अधिक नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा काला शहर में संसाधनों और अवसर की कमी होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए गोरा शहर किसे कहा जाता है। गोरा शहर संपन्न वर्ग का क्षेत्र माना जाता है जहाँ मध्य और उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ चौड़ा सड़कें, पक्के मकान, स्कूल, अस्पताल, पानी की सुविधा उपलब्ध रहती है। जीवन स्तर सुरक्षित रहती है। इसी को गोरा शहर कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 40 दोस्तों कि रॉलेट एक्ट को काला कानून देखिए दोस्तों कि रॉलेट एक्ट को काला कानून किस लिए कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों रॉलेट एक्ट को 1919 में काला कानून कहा गया क्योंकि यह बिना मुकदमा चलाए ही
गिरफ्तारी के आदेश देता था। बिना सबूत बंदी बनाकर रखने का अधिकार सरकार को देता था। न्यायिक अधिकार और पूरी तरह स्वतंत्रता को दबा देता था, इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण के लिखें। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण क्या है? अत्यधिक लंबा और जटिल, दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह आम व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। केंद्र की अधिक शक्तियाँ, संघीय होने के बावजूद भी केंद्र को राज्य से अधिक शक्तियाँ का दर्जा दिया गया है। उसके बाद आपातकालीन प्रावधानों की कठोरता, 1975 में आपातकाल में इनका दुरुपयोग हुआ है, जिससे लोकतंत्र पर खतरा पैदा हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखिए। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखिए दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सबसे पहले आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण जिले में किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। अंग्रेज ने नील किसानों के 3 कठिया के तहत अपनी जमीन का बड़ा भाग नील की खेती करने के लिए जबरन किया जाता था। गांधी जी ने किसानों को पीड़ा सुनी और जांच समिति बनाई और सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज की 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करनी पड़ी और किसानों को राहत मिला। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा सत्य और अहिंसा के सफल में प्रयोग हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों कि अशोक के धम्म की नीति के बारे में लिखें। प्रश्न नंबर 43, अशोक के धम्म की नीति के बारे में लिखें। सम्राट अशोक की धम्म की नीति उसका शासन चलाने का एक नैतिक और सामाजिक सिद्धांत था, जिसका उपयोग लोगों के जीवन में नैतिकता, करुणा और सद्भावना बढ़ाना था। यह किसी धर्म विशेष प्रचार नहीं था, बल्कि सभी धर्म का सम्मान और सभी मनुष्यों के बीच का प्रेम भावना का करना था। उसके बाद देखिए दोस्तों, अशोक का धम्म नीति का प्रमुख बिंदु, अहिंसा का पालन, जीवों को हत्या पर रोक, दया करुणा का प्रसार, जन कल्याण, अस्पताल, सड़कें, कुएं और गृह विज्ञान बनाना। दोस्तों प्रश्न नंबर 44, कबीरदास या गुरु नानक का प्रमुख उपदेशों को लिखें। तो कबीरदास या गुरु नानक का उपदेश सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक था। उन्होंने समाज में फैली अंधविश्वास, जाति भेदभाव और पाखंड का कड़ा विरोध किया। उनके उपदेश इस प्रकार हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ईश्वर एक है। कबीर और गुरु नानक मानते थे कि राम और रहीम एक ही परम सत्ता का नाम है। सत्य और प्रेम का मार्ग, उन्होंने कहा कि सत्ता भक्ति मार्ग प्रेम, करुणा और सादगी होकर गुजरता है। उसके बाद दोस्तों, जाति पाति का विरोध, कबीरदास और गुरु नानक ने कहा कि जाति पाति नहीं होता है, सभी समान हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अहंकार का त्याग, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, इसलिए अहंकार को त्याग देना चाहिए। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लिखें। तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसका पतन का मुख्य कारण निम्न है: जलवायु परिवर्तन, सूखे की स्थिति, बारिश में कमी और तापमान में बदलाव के कारण कृषि में प्रभाव पड़ा। उसके बाद नदियों का मार्ग में बदलना, घग्गर और संभवतः सरस्वती नदी को सूखने से शहरों का विनाश होने लगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आर्यों का आगमन, कुछ विद्वानों के अनुसार आर्यों के आगमन से भी सभ्यता प्रभावित हुआ। पूरी तरह संकीर्ण सिद्धांत है। बाढ़ और प्रकृति आपदाएं, बार बार अधिक बारिश होने से नदी में बाढ़ आने के कारण शहर को प्रभावित हुआ। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 46, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखें। तो असहयोग आंदोलन के बारे में लिखें। असहयोग आंदोलन 1919 से 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अहिंसक राष्ट्रीय आंदोलन था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के अन्यायपूर्ण शासन शांतिपूर्ण विरोध करना था। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में यह शुरू हुआ। सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, सरकारी नौकरियां, विदेशी वस्त्र और उपाधियां का बहिष्कार किया। उसके बाद देखिए दोस्तों,
उसके बाद उसके बाद देखिए सर, लोगों में खादी पहनने, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने आदेश और अंग्रेजी शासन से सहयोग करने के लिए कहा गया। चौरी चौरा कांड 1922 में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 47, 1857 के धार्मिक और तत्कालीन कारणों को लिखें। तो धार्मिक कारण दोस्तों, ईसाईकरण का भय। अंग्रेजी की नीतियों ने हिंदू मुस्लिम को लगा कि इन्हें जबरन ईसाई बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर ईसाई होता है, ईसाई बनाया जा रहा है। धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, सती प्रथा समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह को जनता ने अपने धर्म में हस्तक्षेप माना। मंदिर मस्जिद की दी जाने वाली सहायता समाप्त। अंग्रेजों द्वारा धार्मिक स्थान को आर्थिक मदद मिलने वाला समाप्त कर दिया गया। इससे असंतोष बढ़ा दोस्तों। उसके बाद देखिए तत्कालीन कारण क्या है। तत्कालीन कारण में क्या करा है दोस्तों, तो नई राइफल एनफील्ड की कारतूस में, इन कारतूसों में दांतों से काटना पड़ता था और यह कहा गया कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जो हिंदू और मुस्लिम के लिए अपमानजनक था। मंगल पांडे का विद्रोह, 29 मार्च 1957 में बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज पर हमला, जिसमें कुछ अंग्रेज सिपाही मर गए। 10 मई 1857 को विद्रोह, मेरठ से शुरू हुई क्रांति पूरी भारत में फैल गई। आज देखिए दोस्तों खंड सी सेक्शन सी दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 250 शब्दों में। तो देखिए, संथाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डाले। तो यह 2020, 2023 और 2024 में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, संथाल विद्रोह के देखिए दोस्तों विद्रोह के कारण, तो भू राजस्व नीति और जमींदारों का अत्याचार। अंग्रेज ने अस्थायी बंदोबस्त लागू कर जमींदारों के अधिक अधिकार दे दिया। जमींदारों ने संस्थाओं से अधिक लगान और उनकी जमीन छीन ली। उसके बाद दोस्तों साहूकारों महाजनों की लूट। कर देने के नाम पर भारी ब्याज वसूला जाता था। कर्ज न चुकाने पर जमीन, धन, गाय बैल सब छीन लिए जाते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों जंगल कानून और संसाधनों पर नियंत्रण। जंगल, जमीन और संसाधनों पर अंग्रेज नियंत्रण किया। शिकार, लकड़ी काटने तथा पारंपरिक अधिकार छीन लिया। उसके बाद संथाल विद्रोह के स्वरूप, तो संगठित और योजनाबद्ध विद्रोह। सिद्धू कानू और चांद भैरव ने संस्थानों को एकजुट किया। लगभग 50,000 से अधिक संस्थान एकजुट हो गए। सशस्त्र विद्रोह, तीर, धनुष और भाला जैसे पारंपरिक हथियारों से अंग्रेज महाजनों और जमींदारों के खिलाफ युद्ध। उसके बाद देखिए दोस्तों जन आंदोलन। जन आंदोलन का स्वरूप, इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती थी। यह आदिवासी समूह का सामाजिक विद्रोह था। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 49 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 49 कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। जो 2023 और 2025 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व में सबसे प्राचीन एवं उन्नत नगरीय सभ्यता में से एक मानी जाती थी। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषता इसका उत्कृष्ट नगर नियोजन तथा शहरों को योजना बौद्ध धर्म से बनाया गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ योजनाबद्ध बनाया गया था, जिनकी सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। नगर मुख्य 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। उसके बाद देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 1, जल निकासी प्रणाली एवं उन्नति था। प्रत्येक घर की नालियाँ मुख्य नालियाँ से जुड़ी थी, जिन्हें ढाक कर रखा जाता था। मोहनजोदड़ो को महान स्नानागार इस सभ्यता के स्थापत्य काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
भवन और नालियां का निर्माण पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, आकृष्ट आर्थिक दृष्टि से हड़प्पा वास आर्थिक दृष्टि से कृषि पशुपालन व्यापार में निपुण थे। गेहूं जौ कपास प्रमुख फसलें थी। कपास का शुरुआत यहीं से माना जाता है। मेसोपोटामिया आदि के साथ व्यापार का प्रमाण सिलोम के माध्यम से मिलते हैं। कला और शिल्प का अत्यधिक विस्तृत हैं। तो कांस्य से बनी नर्तक का प्रतिमा, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति तथा सुंदर मृत भांड उनकी कलात्मक प्रतिभा दर्शाते थे। हड़प्पा वासी को अपनी चित्रलिपि थी जो आज तक अफीट है। आप लोग के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रलिपि थी दोस्तों। उसके बाद धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी, पशुपति नुमा देवता, अग्नि अग्नि पूजा और वृक्ष पूजा प्रमुख थी। समाज संगठित और अनुशासित था, जिससे एक सक्षम प्रशासन का प्रमाण मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता अपनी उन्नत नगरीय व्यवस्था, समृद्ध कला, विकसित तथा अर्थव्यवस्था और सुव्यवस्थित उन्नत के कारण आकृष्ट था। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, महावीर जैन के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करें। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम वर्तमान बिहार में हुआ था। उनका पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम तिरसला था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान तथा वे क्षत्रिय परिवार के थे, इसलिए बचपन में वीरता, धैर्य और साहस गुण उनमें दिखाई देते थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और तप और साधन मार्ग को अपनाया। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महावीर कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने 42 वर्ष तक भारत में प्रचार प्रसार किया। 42 वर्ष की आयु में उनकी पावपुरी का निर्माण हुआ। उसके बाद 42 वर्ष की आयु, यहाँ पर 42 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 75 होता। यहाँ पे 75 वर्ष की आयु में उनका परिनिर्वाण हुआ दोस्तों। उसके बाद देखिए महावीर जैन के प्रमुख शिक्षाएं। तो महावीर जैन के प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या हैं? महावीर जैन की शिक्षाएं उनकी अहिंसा और नैतिक जीवन पर आधारित थी। उनकी मुख्य शिक्षाएं: अहिंसा। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी जीव समान हैं और सभी को आत्मा का सम्मान है। सत्य। महावीर ने सत्य बोलने पर बल दिया। असत्य बोलना पाप, यहाँ पे असत्य होता दोस्तों, यहाँ पे असत्य होता। तो असत्य बोलना पाप माना गया क्योंकि यह समाज में अराजकता फैलती। तो देखिए दोस्तों उसके बाद है अस्त्य। चोरी न करना, दूसरे के वस्तु बिना अनुमति को लेना पाप है। व्यक्ति को हमेशा ईमानदार होना चाहिए। ब्रह्मचर्य। महावीर ने इंद्रियों पर नियंत्रण और पवित्र जीवन पर उपदेश दिया। साधुओं को लिए कठोर ब्रह्मचर्य अनिवार्य था। अपरिग्रह। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना चाहिए, इच्छाओं को संग्रह करना चाहिए और शांति मार्ग यह है। उसके बाद प्रश्न नंबर 51 क्या कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 51, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता: भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़ी लिखित संविधान है। इसके निर्माण में विभिन्न देशों के तत्वों को संग्रहित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें मूल रूप से 365 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। अब यह संशोधन के कारण बढ़ गई है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। भारत में जनता सर्वोच्च मानी जाती है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और सरकार को जनमत के आधार पर चलती है। उसके बाद है गणतंत्र दोस्तों। भारत के राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति भारत के चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। यह वंशानुगत नहीं होता है, इसलिए भारत गणतंत्र है।
संघीय ढांचा। भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां विभाजित है, लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जिसमें केंद्र की अधिक शक्तियां प्राप्त है। संसदीय प्रणाली। भारत में इंग्लैंड की तरह संसदीय प्रणाली है। देखिए दोस्तों कि भारत में इंग्लैंड की तरह संसदीय प्रणाली है दोस्तों, जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक प्रमुख है। मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा करती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर लास्ट है 52। प्रश्न नंबर लास्ट 52 है कि भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव को लिखें। तो भक्ति आंदोलन के महत्व और प्रभावों को लिखें। तो भक्ति आंदोलन के महत्व। जाति भेदभाव का विरोध। भक्ति आंदोलन ने भक्ति संतों ने कहा कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और ऊंच नीच का विरोध किया। उसके बाद दोस्तों सरल यहाँ पे होता है सरल धर्म की स्थापना। उन्होंने कठिन कर्मकांड, यज्ञों और पाखंडियों का विरोध किया। नाम स्मरण, प्रेम और भक्ति भाव से ईश्वर की आराधना। समाज में एकता का प्रसार। संत कबीर, गुरु नानक, रहीम, रैदास आदि संतों ने मुस्लिम एकता पर बल दिया। उसके बाद दोस्तों, महिला और निम्न वर्ग को समान। भक्ति आंदोलन में उन लोगों को भी अधिकार दिया गया जो पहले नहीं दिया जाता था। उसके बाद भक्ति आंदोलन के महत्व। समाज में समानता और भाईचारा का विकास। लोगों में धार्मिक सहानुभूति और सामाजिक सद्भावना बढ़ा। हिंदू धर्म में सुधार। मूर्ति पूजा, कर्मकांड और पाखंड में कमी आई। धर्म अधिक सरल और मानवीय बना। उसके बाद देखिए दोस्तों, कि सूफी आंदोलन को बढ़ावा। भक्ति आंदोलन का असर मुस्लिम समाज पर भी पड़ा। इसमें भी प्रेम और ईश्वर को एकता का संदेश फैलाया। साहित्य और संस्कृति की उन्नति। कबीर के दोहे, तुलसीदास का रामचरितमानस, सूरदास के कृष्ण के भक्ति, इन रचनाओं ने भी भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलेगा जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों।